राम राम जी। आज की स्पेशल हरियाणा सीईटी की क्लास में पहला प्रश्न देखो भाई के है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है। ये जो पराली से गैस बनाने बायोगैस बनाने का काम किया जाएगा और ये कौन से राज्य के अंदर किया गया है। हरियाणा है, पंजाब है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर गुजरात के अंदर है। पराली से बायोगैस बनाने वाला ये संयंत्र कौन से राज्य के अंदर लगा है, ये चीज आपने बतानी है। तो फटाफट कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कहां पर ये प्लांट लगा है और किसके सहयोग से ये प्लांट लगा है। तो बहुत बढ़िया शाबाश, आप सभी के सहयोग से ये जो प्लांट जो है ये जर्मनी के सहयोग से लगा है। और जगह कौन सी है, ये जगह है मूणक। और मूणक कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, तो आप सभी को पता है मूणक पंजाब राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो पंजाब राज्य का मूणक जो है, पंजाब राज्य का मूणक जो है, मूणक राज्य के अंदर क्या किया गया, तो आप सभी को पता है मूणक राज्य जो है इसके अंदर नीचे को आजे राम यहां पर क्या किया गया है, बायोगैस प्लांट की स्थापना करने का काम किया गया। पंजाब और सहयोगी देश पूछे तो आपसे कौन है, जर्मनी के सहयोग से लगा है। सांग जो है, सांग की जड़ किस पुराण में मानी जाती है, तो फटाफट बताने का काम करिएगा। सांग जो है इसकी जड़ जो है कौन से पुराण के अंदर मानी जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, मत्स्य पुराण के अंदर है, या फिर गरुड़ पुराण के अंदर है, या फिर वायु पुराण के अंदर है, या फिर हरिवंश पुराण के अंदर है। कौन से पुराण के अंदर जो है सांग की जड़ जो है मानी जाती है। अगर मैं सांग की बात करूं तो सांग को क्या कहा जाता है, हरियाणा का ड्रेस ओपन एयर थिएटर कहा जाता है। ठीक है, ड्रेस ओपन एयर थिएटर। ठीक है, ड्रेस ओपन एयर थिएटर किसको कहा जाता है, तो हरियाणा का ड्रेस ओपन एयर थिएटर जो है किसको कहा जाता है, सांग को कहा जाता है। ठीक है, 1730 के अंदर किशनलाल भाट के नेतृत्व को इसको पहला आधिकारिक सांगी माना जाता है। इसके अलावा जो है अगर पूछे कि पहला हरियाणा का सफल सांग कौन सा है, तो आपने याद रखना पहला हरियाणा का सफल सांग जो था वो कौन सा है, तो याद रखना है शीला सेठानी जो है इसको हरियाणा का प्रथम क्या माना जाता है, शीला सेठानी को हरियाणा का प्रथम क्या माना जाता है, सफल सांग माना जाता है। ठीक है, सांग राजा रतन सिंह जो है 14वीं शताब्दी के अंदर भी एक उल्लेख मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हरिवंश पुराण जो है, हरिवंश पुराण की जो जड़ जो है, सांग की जड़ जो है कौन से पुराण के अंदर हमें मिलती है, तो आपने याद रखना हरिवंश पुराण के अंदर किसका जिक्र मिलता है, तो सांग का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस जिले के आर्किटेक्ट को दक्षिणी अफ्रीका की मून यूनिवर्सिटी ने डी आचार्य का सम्मान देने का काम किया गया है। यानी किस जिले को दक्षिण अफ्रीका की जो मून यूनिवर्सिटी जो है उसने क्या दिया है, डी आर्च का सम्मान देने का काम किया है। वो जिला हिसार है, वो जिला भिवानी है, या फिर वो जिला अंबाला है, या फिर वो जिला रोहतक है, तो फटाफट बताने का काम करिएगा मुझे। जिला हिसार जो है, जिला हिसार के अंदर ब्रेन टेस्टिंग जो ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कहां पर बनेगा, आप सभी को पता जिला हिसार के अंदर। इसके अलावा ब्राजील के सहयोग से पशु उत्कृष्टा नस्ल सुधार केंद्र बनेगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 2600 करोड़ का निवेश जो है कौन सा देश करेगा, बागवानी के अंदर में, तो याद रखना 2600 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर जापान करेगा। किसके क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में करेगा। तो याद रखना है डी आचार्य सम्मान जो किसको दिया गया, हिसार के आर्किटेक्ट को देने का काम किया गया है। बंदा बैरागी जो है, बंदा बैरागी का जन्म आपने बताना कि बंदा बैरागी का जन्म कहां पर हुआ था। तो आप सभी को पता है बंदा बैरागी जो है बहुत ही गजब के व्यक्तित्व के धनी हुआ करते थे। और बड़ा कमाल क्या था, इन्होंने लड़ाई लड़ने के अंदर इनका जन्म जो था आप सभी को पता कहां पर हुआ था, तो याद रखना 1670 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और वो जन्म हरियाणा के अंदर हुआ था, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था उनका जन्म आपने बताना है, बंदा बैरागी। ठीक है, या फिर बंदा बहादुर जो है इनका जन्म आपने बताना है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज दोस्तों इनका पिता का नाम था। ठीक है, रामदेव भारद्वाज ये इनके पिता का नाम था। और इनका जन्म स्थान आपने बताना। अगर मैं बात करूं, आपसे प्रश्न पूछे कि बंदा बैरागी जो है इन्होंने अपना सैनिक अभियान कहां से शुरू किया था, तो याद रखना इनका सैनिक अभियान जो था हरियाणा प्रदेश के अंदर, सैनिक अभियान जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर सोनीपत जिले का एक गांव है, गांव का नाम कौन सा है, सेरी खांडा। ये जो सेरी खांडा गांव जो है, सेरी खांडा सोनीपत जिले का गांव है। सोनीपत जिले के सेरी खांडा गांव से इन्होंने अपना अभियान शुरू करने का काम किया था। इसके अलावा यूं पूछे कि बंदा बैरागी का हेडक्वार्टर कौन सा था, तो याद रखना सोनीपत का सेरी खांडा या फिर सोनीपत जिला जो है क्या था, इसका हेडक्वार्टर था। पुंछ जो है, पुंछ के राजौरी के अंदर जो है जन्म हुआ था। पुंछ और राजौरी भारत के कौन से राज्य के अंदर पड़ते हैं, तो आप सभी को पता है पुंछ और राजौरी भारत के कौन से राज्य के अंदर पड़ते हैं, तो आपने याद रखना वो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ते हैं। सेरी खांडा एक ऐसे सांगी के जो हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी जिसको कहा जाता है, उसका नाम क्या है, पंडित दीपचंद। ठीक है, और पंडित दीपचंद का जन्म जो था वो कहां पर हुआ था, सेरी खांडा गांव के अंदर हुआ था। इनको जो है सांग के अंदर कौन सी शैली का जनक माना जाता है, तो नौटंकी शैली का जनक जो है इनको सांग के अंदर माना जाता है। इसके अलावा जो है पंडित दीपचंद जो हरियाणा के पहले सफल सांगी आधिकारिक सांगी माने जाते हैं। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके गुरु कौन है, फटाफट बताइएगा सबकी राम राम भाई। इनके गुरु कौन है,
पंडित दीपचंद जिनका जन्म सोनीपत के सेरी खांडा गांव के अंदर हुआ था। हरियाणा के सोनीपत को सांगियों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले को आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? यानी ऐसा जिला कौन सा है जिसको आइकॉनिक सिटी के रूप में हरियाणा सरकार विकसित करने जा रही है? पहला ऑप्शन फरीदाबाद है, जिसको 1607 के अंदर शेख फरीद के द्वारा बसाया गया था। दूसरा नंबर है गुरु द्रोण नगरी है, गुरु द्रोणाचार्य, जहां पर बहुत सारे कायाकल्प जो है करने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा, चाहे ग्लोबल सिटी हो, चाहे बिजनेस सेंटर हो, चाहे विश्व की कोल कैपिटल सेंटर का हब हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की मिलेनियम सिटी हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की साइबर सिटी हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की मेडी सिटी हो। गलत उत्तर है, अरदेवा जो थे वो बाज्य भगत के गुरु थे। अरदेवा जो है बाज्य भगत के गुरु थे। इनके जो गुरु है वो गुरु मांगेराम नहीं है, इनके गुरु छाजू राम इनके गुरु थे। ठीक है, छाजू राम जो थे, छाजू राम इनके गुरु थे, मांगेराम इनके गुरु नहीं है। तो फटाफट बताइए कि आइकॉनिक सिटी के रूप में हरियाणा के कौन से जिले को विकसित करने का काम किया जाएगा? बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सही उत्तर हैं, चाहे मोहित हो, चाहे सोनिया हो, विकास हो, नासिर हुसैन हो, बिल्कुल सही है। तो आइकॉनिक सिटी के रूप में हरियाणा के कौन से जिले को विकसित करने का काम किया जाएगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम जिले को हरियाणा सरकार के द्वारा आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दो नगर निगम है, सॉरी दो महानगर है। महानगर कौन से है? पहला गुरुग्राम है, दूसरा कौन सा? फरीदाबाद। और तीसरे महानगर के रूप में हरियाणा सरकार किसको विकसित करने का काम कर रही है? पंचकुला को हरियाणा की आर्थिक राजधानी और मिनी कैपिटल बनाने के ऊपर तुली हुई है हरियाणा सरकार। ठीक है, तो गुड़गांव को आइकॉनिक सिटी ऑफ हरियाणा के रूप में हरियाणा सरकार क्या करेगी? विकसित करने का काम करेगी। ठीक है, सीएम विंडो की शुरुआत कब की गई थी? सीएम विंडो जो है मुख्यमंत्री खिड़की। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ गया है तो हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान जो है वहां पर एक खिड़की लगी हुई है, जहां पर आमतौर पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। अब होता क्या है कि मुख्यमंत्री का स्टाफ जो है या लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती थी कि यहां से जाने में, क्योंकि इतनी दूर से चंडीगढ़ जाना पड़ता था, इसलिए उस तरह की एक खिड़की पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा खोलने का काम किया गया था। और वो तारीख आपने बतानी है कि कब सीएम विंडो की शुरुआत, 25 दिसंबर 2014, 2015 या फिर 26 दिसंबर 2016 को कब जो है खोलने का काम किया गया था सीएम विंडो? बहुत बढ़िया रोकी, बाकी सबके उत्तर बिल्कुल सही। वो तारीख थी 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाने का काम किया जाता है। और सुशासन दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की याद के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है सुशासन दिवस मनाने का काम करते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। एक संयोग से राजनीति के अंदर आए थे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू के सरकार के अंदर उद्योग मंत्री हुआ करते थे, वो कश्मीर दौरे पर गए थे और एक पत्रकार के तौर पर कश्मीर दौरे को कवर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साथ में गए थे। और वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में और मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। वहां पर मृत्यु हो जाते और मरने के बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के अंदर आते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से 1957 के अंदर चुनकर वो लोकसभा में जाते हैं। मुझे याद है अटल जी ने वहां विदेश नीति के ऊपर 3 घंटे लंबा भाषण दिया था। पंडित नेहरू उठ करके उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप किस राजनीतिक खानदान से संबंध रखते हैं? तब अटल बिहारी वाजपेयी बताते कि मेरा जन्म किसी राजनीतिक खानदान में नहीं हुआ, मेरा जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर एक झोपड़ी के अंदर हुआ था। और जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी समय मेरी माँ के ऊपर, गर्भवती माँ के ऊपर बारिश की बूंदें टपक रही थी। तब पंडित नेहरू ने कहा था कि देखना, ये बच्चा आगे चलकर के हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। और नेहरू की भविष्यवाणी 1996 के अंदर पूरी होती है, जब सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2014 को किसकी स्थापना की गई थी? सीएम विंडो खिड़की की शुरुआत करने का काम किया था। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला 2 पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया गया है? फटाफट बताएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ये देश का पहला पावर 2 रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया गया है। अगर कोई आपसे पूछने का काम करे कि हरियाणा के अंदर जो है देश का पहला इथेनॉल 2G प्लांट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगाया गया? तो इथेनॉल 2G प्लांट जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगाया गया है? तो वो पानीपत जिले के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला इथेनॉल 2G प्लांट लगाने का काम किया गया था। लेकिन ये बात क्या पूछ रहा है कि जो रेवाड़ी का खुर्शीद नगर जो है, रेवाड़ी के खुर्शीद नगर के अंदर जो है एक हरियाणा प्रदेश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया गया रेवाड़ी के अंदर। लिख लियो प्रश्न, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का मिलेगा। बोली मेरी बात
पेपर बनाने वाला नुबला दे दूंगा प्रश्न, तो पक्का होगा ये प्रश्न, देख लियो चाहे ग्रीन एनर्जी प्लांट लिख लियो, गोल दर ला लियो, एक नंबर पक्का हो गया था आज, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां पर लगाया गया, रेवाड़ी के अंदर। 2G एथोनेल प्लांट याद रखना आपने कहां पर लगाया गया, तो याद रखना अंबाला के अंदर जो है ये 2G सॉरी पानीपत के अंदर 2G एथोनेल प्लांट लगाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो है वर्चुअल तरीके से करने का काम किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ऐसे बस, हरियाणा के किस मंडल में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं राजस्व के हिसाब से बात करूं तो राजस्व के हिसाब से 6 मंडलों में प्रदेश को बांटने का काम किया गया है। उनमें से कौन से मंडल के अंदर जो है ये पूछ रखा कि कौन से मंडल के अंदर सर्वाधिक जिले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो ब्रिटिश भारत की, जिसमें हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तो ब्रिटिश भारत की अगर मैं बात करूं, मुझे एक वाक्य याद आता है, ब्रिटेन का एक नेता हुआ करता था जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल अक्सर एक बात कहा करता था कि अगर भारत को आजाद तो कर देंगे लेकिन आजादी के बाद भारतवासी जो है अपना देश नहीं चला पाएगा। आज वक्त और विडंबना देखिए समय और परिस्थिति की कि एक भारतवंशी इंग्लैंड को चला रहा है, जिसके एक नेता ने बयान दिया था कि भारतीय भारत को नहीं चला सकते। आज इसी देश का एक भारतवंशी इंग्लैंड को चलाने का काम करा, ऋषि सुनक। बहुत बहुत सलाम करता हूं ऐसे व्यक्ति को। तो बताइए, सबसे पहले जब भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो गुलाम भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना जो राजस्व मंडल था वो कौन सा था, हिसार था। इसके बाद दूसरा राजस्व मंडल कौन सा बनाया गया, तो आपने याद रखना अंबाड़ा मंडल जो था 1959 के अंदर अंबाड़ा मंडल का गठन करने का काम किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश बना था, तो 1 नवंबर 1966 को 2 मंडलों की स्थापना की गई थी, गुरुरोह यानी रोहतक, और दूसरा मंडल कौन सा था, गुड़गांव मंडल था, ठीक है, रोहतक और गुड़गांव। उसके बाद 2017 के अंदर ये जो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री है, 2017 के अंदर उन्होंने क्या किया था, 2 और मंडल बनाने का काम किया था। और 2017 के अंदर कौन से मंडल बनाए गए थे, करनाल और फरीदाबाद मंडल की स्थापना करने का काम किसके द्वारा किया गया था, मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा 2017 के अंदर करनाल और फरीदाबाद, यानी 2 आजाद, एक अंबाड़ा सॉरी हिसार सबसे पहले, अंबाड़ा 1959, गुरुरोह 1966 के अंदर, रोहतक और गुड़गांव को 2017 के अंदर करनाल और फरीदाबाद जिले को जो है क्या किया गया था, मंडल का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में सर्वाधिक याद रखना तो कौन से मंडल के अंदर है, बिल्कुल सही है, रोहतक जिला जो है, रोहतक जिले के अंदर, रोहतक मंडल के अंदर 5 जिले हैं, हिसार और अंबाड़ा के अंदर 4 जिले हैं, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद के अंदर जिलों की संख्या कितनी है, 3 है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। तो आपने याद रखना है रोहतक जो है क्या है, सबसे बड़ा मंडल है। अच्छा ये बताइए मेरे को कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मंडल। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा मंडल और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मंडल, फटाफट कमेंट करके बताइएगा शहबाज। आउटस्टैंडिंग वुमेन अवार्ड के अंदर कितनी राशि दी जाती है, आउटस्टैंडिंग वुमेन अवार्ड जो है इसके अंदर आपने इनामी राशि बताने का काम करना है। 10 लाख सॉरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। आउटस्टैंडिंग जो है कितने रुपए मिलते हैं, फटाफट बताइएगा शहबाज। आउटस्टैंडिंग अवार्ड के अंदर इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है, ये आपने बताना है। एक और अवार्ड है आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड, ठीक है, अचीवर्स अवार्ड, अचीवर्स अवार्ड। और ये हरियाणा प्रदेश की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, सुप्रिया डांडा। सुप्रिया डांडा को जो है ये पुरस्कार दिया गया। सुप्रिया डांडा को कितने रुपए इनामी राशि दी गई है, इसके तहत 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड से दिया गया। तो आउटस्टैंड वुमेन अवार्ड के अंदर इनामी राशि कितने रुपए है, कोई बताएगा। लगभग के गलत उत्तर है, इसके अंदर इनामी राशि कितने रुपए है, तो इसके अंदर 3 लाख रुपए जो है आउटस्टैंडिंग वुमेन अवार्ड की राशि 3 लाख रुपए, जबकि आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड की राशि 5 लाख रुपए है। और हरियाणा की बेटी सुप्रिया डांडा जो है, सुप्रिया डांडा को जो है ये पुरस्कार दिया गया 5 लाख रुपए की सहायता से। हरियाणवी बोली के क्लासिक गायक जो है किसे माना जाता है, संत गरीबदास जो छुड़ानी के अंदर जिनका जन्म हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना होगा, मिलने के लिए एक बार दिल्ली बुलाया जाता, तब गरीबदास ने मोहम्मद शाह रंगीला को कुछ चीजें सुझाई थी और ये कहा था कि आप किसानों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं वो हटा दीजिए, हरियाणा या इलाके से जो गोवध जो है गोवध को निषेध करने का काम करेगा। मोहम्मद शाह रंगीला उनकी बातों को मान गया। तब गरीबदास ने एक बात कही थी कि जो माने वचन हमारा राज करे काबुल कंधारा, यानी जो हमारा वचन मानेगा वो काबुल और कंधार तक राज करेगा। लेकिन तब उसके जो सहयोगी हुआ करते थे उन्होंने कहा कि आप किसी काफिर की बात के ऊपर कैसे विश्वास करते हैं। काफिर वो व्यक्ति जो इस्लाम के अंदर आस्था नहीं रखता है, अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है। चाहे आप बौद्ध हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप जैन हैं, आप वैष्णव्य हैं, शैव्य हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं आप, यदि आप इस्लाम में आस्था नहीं तो आप काफिर हैं। यानी काफिर की बात आप कैसे मानेंगे। तब ये बात नहीं मानी और उसके तुरंत बाद जो थोड़े दिन बाद एक
लड़ाई होती है जिसको नादिर शाह के साथ में दुर्रानी वंश का एक शासक आता है, और उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है, कितने रुपए लूट के जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा प्रदेश के महान सांगी, इनके ऊपर एक फिल्म आ रही है लक्ष्मीचंद। 68 में जो फिल्म फेस्टिवल जो है 68 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म कौन सी चुनी गई है? पंडित लक्ष्मीचंद जो है किसके शिष्य हुआ करते थे? तो आपने याद रखना है मानसिंह जो है मानसिंह के शिष्य हुआ करते थे। किसके हैं? मानसिंह के शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा जो है लोक रंगमंच का पिता हरियाणा में किसको कहा जाता है? लोक रंगमंच जो है लोक रंगमंच का पिता किसको कहा जाता है? फटाफट बताइएगा शाबाश। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। संपूर्ण कविता का कालिदास किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश का सूर्य कवि किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगला नाम आता है सोनीपत के सिसाना गांव के अंदर जन्मे, जिनका नाम है बाज्य भगत। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। सूफी दर्शन की मीरा भी इन्हीं को कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा भी किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। सोनीपत के सिसाना गांव के अंदर जन्मे बाज्य भगत जो हैं, इनके गुरु का नाम कोई आपसे पूछता है तो याद रखना इनके गुरु का नाम फटाफट मुझे बताइएगा। और इसी को जो है हरियाणवी बोली का क्लासिक गायक किसको कहा जाता है? सोनीपत के सिसाना गांव के अंदर जन्मे, बिल्कुल सोनीपत के सिसाना गांव के अंदर जन्मे जो है संगी बाज्य भगत जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? बाज्य भगत को ही हरियाणवी बोली का क्लासिक गायक कहा जाता है। इनको खाने में किसी ने जहर दे दिया था, उनको भगा दिया था। जैसे हरियाणा भारत का मार्टिन किंग लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब कांच पिलाया गया था तब उन्होंने कांच पिलाने वाली वेश्या को माफ कर दिया था। इसी तरह से बाज्य भगत ने भी उसको क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। बड़े गजब के व्यक्तित्व के धनी सिसाना गांव के अंदर जन्म हुआ था। और इनका गुरु कोई आपसे पूछता है तो आपने बताना है गुरु कौन है? हरदेवा सांगी जो थे इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, हरदेवा सांगी क्या थे? इनके गुरु थे हरदेवा सांगी। और इनको किसको कहा जाता है? हरियाणा के लोक रंगमंच का पिता किसको कहा जाता है? तो आपने याद रखना रेवाड़ी का अली बख्श जो है, अली बख्श को क्या कहा जाता है? अली बख्श, अली बख्श को क्या कहा जाता है? लोक रंगमंच का पिता कहा जाता है। ठीक है, धनपत सिंह नहीं आएगा। वर्तमान में हरियाणा का राजकीय सांगी, वैसे तो आधिकारिक रूप से कोई सांगी नहीं है वो, लेकिन फिर भी किताबों के अंदर लिख दिया तो क्या पता पेपर के अंदर आ जाए। वर्तमान समय में राजकीय सांगी किसको कहा गया है? धर्मवीर को कहा गया। ठीक है, धर्मवीर के गुरु कौन है? तो याद रखना चंदगी राम जो है वो धर्मवीर के गुरु थे। और थोड़ा लिख दूं इनकी प्रणाली के बारे में, यानी जो मुस्लिम सांगी जो है इनकी प्रणाली के बारे में लिख देता हूं। नीचे तो शुरू हो जाओ धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर सांगी जिसको राजकीय सांगी है नहीं लेकिन किताब में बताते। ठीक है, धर्मवीर राजकीय सांगी है। धर्मवीर के गुरु कौन है? तो याद रखना आपने चंदगी राम धर्मवीर के गुरु है। चंदगी राम के गुरु कौन है? धनपत सिंह, सिंह, धनपत सिंह। और धनपत सिंह के गुरु कौन है? याद रखना जमुआ मीर। किसके गुरु है? जमुआ मीर। यानी धर्मवीर सिंह जो है जमुआ मीर की प्रणाली के वाहक है। यानी जमुआ मीर का चेला धनपत, जनपद का चेला चंदगीर, चंदगी का चेला कौन है? धर्मवीर है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हो जाओगा क्लासिक गायक किसको कहा जाता है? बाज्य भगत को कहा जाता है। वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम जो है, मिजोरम के मुख्यमंत्री फटाफट बताएगा कि वर्तमान समय में भारत का एक राज्य है जिसका नाम मिजोरम, और मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम आपने बताना है। तो फटाफट बताएगा मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरम थांगा, या फिर नेफ्यूरो, या फिर कोनराड संगमा, या फिर प्रमोद सावंत। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। प्रमोद सावंत कहां के मुख्यमंत्री है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कोनराड संगमा कहां के मुख्यमंत्री है? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। ठीक है, तो फटाफट देखिए नेफ्यू, नए से नेफ्यू है, नए से नागालैंड है। ठीक है, नए से नेफ्यू, नए से नागालैंड। शायद ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य का नाम का पहला अक्षर भी वो है और मुख्यमंत्री के नाम का भी। शायद, मैं कंफर्म तो नहीं हूं लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है, यानी नए से नागालैंड, नए से नेपुरियो। ठीक है, अब देखो भाई क्या है मिजोरम। रम, जो रम किस मान लगेगा? रम इसमें भी आओ है, रम इसमें भी आओ है। ठीक है, समझोगे? रम वारम नहीं, जुड़सीता में सोचो हो ना। रम, मिजोरम जोरम, मिजोरम जोरम। समझ गया मेरी बात? मिजोरम जोरम। तो याद रखना है श्री जोरम थांगा जो है वो कहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? तो वो मिजोरम के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेफ्यूरियो, नैसे नेफ्यू, नैसे नागालैंड, नेफ्यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। कोनराड संगमा मेघालय के हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर के शायद बेटे हैं ये। इसके अलावा जो है प्रमोद सावंत कहां के मुख्यमंत्री हैं? भारत के गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दूब के दर्शन हरियाणवी मुहावरे का अर्थ क्या है?
दूब जो है, दूब का दर्शन जो है, इसके ये जो हरियाणवी मुहावरा जो है दूब के दर्शन, इसका अर्थ आपने बताने का काम करना है। दूर यात्रा का घोतक, सारा दिन सुख में कटने का घोतक, या फिर तौबा करना, या फिर तृप्त हो जाना, जमा छिक जाना। तो बताओ शहबाज की दूब के दर्शन मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल भाई, जिसने भी सीजीएल की जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, सीजीएल प्लस सीपीओ, इसका एक प्री का बैच हमने निकालने का काम किया है। ऐप कौन सा है? ये ऐप है लीसो ऐप के ऊपर। 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे जो है पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। थ्योरी सारी की सारी रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा जो है लाइव क्या रहेगा, लाइव उसके पहले रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी, लाइव इसके अंदर क्या रहेगा, एमसीक्यूज, जितने सब्जेक्ट उसके अंदर आएंगे सबकी, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, सबके एमसीक्यूज क्लास होंगी। तो डी उत्तर गलत है, तो याद रखना दूब के दर्शन का मतलब हरियाणवी मुहावरे का क्या होता है? सारा दिन सुख में कटने का घोतक माना जाता है दूब के, ठीक है, सारा दिन यानी अच्छा माना जाता है सुबह सुबह दूब के दर्शन होना, ठीक है। तो याद रखना है सारा दिन सुख में कटने का घोतक जो है किसको माना जाता है? दूब के दर्शन को सारा दिन सुख में कटने का घोतक माना जाता है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लास के तुरंत बाद आपसे शेयर कर दी जाएगी। अंबाला में किसके नाम पर कैंसर केयर सेंटर बनाने का काम किया जा रहा है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया जो है पहला कैंसर केयर सेंटर है। दीनदयाल उपाध्याय, इसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। दीनदयाल उपाध्याय जो है आप सभी को पता है 11 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन के ऊपर मृत हालत के अंदर पाए गए थे। इसलिए जो है इन दोनों दिनों को याद रखना। 11 फरवरी को कौन सा दिन मनाया गया था? तो समर्पण दिवस जो है वो 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की याद के अंदर मनाया गया। इसके अलावा जिस मुगलसराय रेलवे स्टेशन के ऊपर वो मृत पाए गए थे, तो इनका नाम जो है क्या रख दिया गया? डीडीयू रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय रखने का काम कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के बारे में आप सब जानते हैं, आजाद भारत में जन्मे, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। सुषमा स्वराज के नाम पर हरियाणा सरकार ने 8 मार्च को याद रखना, 8 मार्च 2022 को मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। और सुषमा स्वराज पुरस्कार उस महिला को दिया जाएगा जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हरियाणा प्रदेश का नाम की छवि जो है वो अच्छी करेगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और आपने याद रखना सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत इनामी राशि की घोषणा 5 लाख रुपए करने का काम किया गया था। अंबाला के अंदर जो है अटल केयर कैंसर बनाने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है अंबाला के अंदर जो है कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाने का काम किया जा रहा है। मुझे याद आता अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर की बस यात्रा के ऊपर गए थे, तो वहां पर एक पाकिस्तान की पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि आप शादी क्यों नहीं करते? बड़े गजब के हाजिर जवाब व्यक्ति थे। तब उन्होंने कहा कि जब बाजार में दूध मोल मिल जाता तो भैंस बांधने की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए होगे कहने का मतलब उनका क्या था। अब अगला वो प्रश्न पूछती हैं मोहतरमा साहिबा कि अगर मैं आपसे शादी कर लूं, मुझे क्या दोगे? कि मैं कश्मीर मांग लूंगी। तब अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि मैं पूरा का पूरा पाकिस्तान मांग सकता हूं। गजब के व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अंबाला के अंदर ये किया था। पहाड़ी माता का मंदिर लोहारू की स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? जो पहाड़ी माता का मंदिर जो है लोहारू भिवानी के अंदर है, शायद किस मुगल शासक के समय में की गई थी, ये चीज होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो बताइए शाबाश, जहांगीर, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, ये जो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला व्यक्ति था। इसके अलावा अकबर के समय में 1556 से लेकर के 1605 तक ये मुगल बादशाह अकबर था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। इसी को 21 मुगल बादशाह को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है। तो मुगल बादशाह अकबर को हिंदी गीतों की किसका श्रेय जाता है? रचना का श्रेय किसको जाता है? अकबर का। अकबर के समय में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है श्री गोस्वामी तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल के दौरान किसकी रचना करने का काम किया था? रामचरितमानस जो है, याद रखना, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी भाषा के अंदर की थी? अवधी भाषा के अंदर किसके शासनकाल में करने का काम किया था? तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जो है, याद रखना। तो अकबर के समय में क्या किया गया था? इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। ऐसी मान्यता है कि अकबर के समय में ही पहाड़ी माता का मंदिर जो कहां पर पड़ता है? लोहारू के अंदर है। और इसी पहाड़ी माता का मंदिर लोहारू जो है अकबर के समय क्या की गई थी? स्थापना करने का काम किया गया था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ठीक है।
वर्तमान में इनमें से कौन व्यक्ति हरियाणा प्रदेश की राज्यसभा के सदस्य नहीं है? आप सभी को पता, राज्यसभा की सीटों के अंदर आरक्षण नहीं होता, ठीक है। लोकसभा की सीटों के अंदर 10 में से 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। कौन से? अंबाला और सिरसा सीट। जबकि विधानसभा की 90 में से 17 सीटों के अंदर आरक्षण है। राज्यसभा की सीटों के अंदर कोई भी आरक्षण नहीं होता। हरियाणा प्रदेश से उच्च सदन के अंदर कितने व्यक्ति चुन के जाते हैं? 5 सदस्य हरियाणा प्रदेश से चुन के जाते हैं, जिनके अंदर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा अभी चुने गए हैं। अभी जो पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर कार्तिकेय शर्मा और दूसरे व्यक्ति कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण लाल पवार जो थे, दोनों के दोनों राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। जनरल डीपी वत्स कार्तिकेय शर्मा हरियाणा के अंबाला जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है, अंबाला जिले से। कुमारी शैलजा हिसार जिले के प्रभुवाड़ा गांव से संबंध रखते हैं। जनरल डीपी वत्स थुराना गांव पड़ता है जिला हिसार के अंदर। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से संबंध रखते हैं। तो फिलहाल कुमारी शैलजा जो है ये सांसद नहीं है। 2 तो सांसद ये होंगे, कृष्णलाल पवार और दूसरे कार्तिकेय शर्मा 2, जनरल डीपी वत्स 3, दीपेंद्र हुड्डा 4। एक और बच गया, फटाफट बताओ कि 5वां राज्यसभा का सांसद हरियाणा से कौन है? ईश्वर सिंह रामराम भाई ग्वांडी। तो फटाफट बताइए कि 5वां राज्यसभा का सांसद कौन है? एक तो कार्तिकेय शर्मा, दूसरा कृष्णलाल पवार, तीसरा डीपी वत्स हो गए, चौथा दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। 5वां राज्यसभा का सांसद हरियाणा प्रदेश से कौन बन गया? अगला प्रश्न देखिएगा बस। बिदक्यार झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फटाफट बताने का काम करेगा। कुमारी शैलजा वर्तमान समय में नहीं है। बताइए बस, बिदक्यार झील हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले के अंदर? करनाल की झीलों की बात करूं तो 1972 के अंदर एक झील बनाई गई थी, कर्ण झील। और ये जो कर्ण झील जो है 1972 के अंदर बनी थी, इसी कर्ण झील के ऊपर हरियाणा प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला क्या बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। हरियाणा का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कोई आपसे पूछता तो वो पंचकुला में लगा था, सबसे अधिक ऊंचाई के ऊपर लगाया गया, कोई आपसे पूछता है तो। नंबर 2 दूसरा जो कहां लगा था वो याद रखना, सौर ऊर्जा से चलने वाला कर्ण झील करनाल के ऊपर। नंबर 3 आपने ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कहां पर है, तो याद रखना सबसे बड़ा गुड़गांव के अंदर, ठीक है। कर्ण झील सौर ऊर्जा के लगाया गया था यहां पर। इसके अलावा जो है चक्रवर्ती झील, वो भी कहां पड़ती है? चक्रवर्ती झील भी हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा कैथल के अंदर जो है सभी को पता, बिदक्यार झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो बिदक्यार झील जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल जिले के अंदर, ठीक है। 1-2 झीलों के नाम लिख रहा हूं। आमटी झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? आमटी। डाबर झील, आमटी झील, डाबर झील, ये दोनों के दोनों झीलों के नाम बताइए हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? आमटी, डाबर। एक और झील है जिसका नाम है शोभा सागर। आमटी झील है, शोभा सागर झील। ये तीनों झीलें हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बिदक्यार कैथल में है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। बताइए फटाफट, शोभा सागर कहां पड़ती है? डाबर कहां पड़ती है? इसके अलावा एक और झील है पाली झील, पाली झील। धोज, निहारिका, बड़खल और खूनी झील और पाली, ये सारी की सारी कहां की झील है? तो आपने याद रखना है हरियाणा के फरीदाबाद जिले की झीलें, ठीक है। आमटी कहां की है? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। आमटी झील हरियाणा के हिसार जिले के हांसी के अंदर है, पृथ्वीराज चौहान के किले के पास में। डाबर झील कौन से जिले के अंदर है? सोनीपत जिले के अंदर है। शोभा सागर झील कौन से कहां पर है? महेंद्रगढ़ का जो नारनौल जो है, नारनौल के अंदर कौन सी झील है? तो आपने याद रखना नारनौल के अंदर जो है शोभा सागर झील कहां पर है? तो शोभा सागर झील जो है वो कहां पर है? तो आपने याद रखना नारनौल के अंदर जो है वो है शोभा सागर झील, ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में कितने वायु गुणवत्ता केंद्र बनाने का काम किया जाएगा? यानी 2022-23 का जो बजट जो था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कब प्रस्तुत करने का काम किया गया था? 8 मार्च को खट्टर के द्वारा जो है हरियाणा प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया था। उसमें क्या किया गया था कि कितने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाने की घोषणा बजट के अंदर की गई थी? तो फटाफट बताइएगा, हरियाणा में बजट के अंदर वित्तीय अपव्यय से बचने के लिए, जो धन का अपव्यय जो है, वित्तीय अपव्यय यानी जो धन का खर्चा जो उससे बचने के लिए बजट में किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? वित्तीय अपव्यय से बचने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो आपने याद रखना वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना हरियाणा प्रदेश के अंदर की जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड जो है इसकी स्थापना हरियाणा प्रदेश के अंदर किससे बचने के लिए की जाएगी? वित्तीय अपव्यय से बचने के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करने का काम किया जाएगा। 1,77,255 करोड़ का बजट था। 177,255 सर्वाधिक 20,250 रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए किया गया था, ठीक है। और उसी दिशा के अंदर 5 मई 2022 को हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ई अधिगम योजना की शुरुआत करने का काम एमडीयू यूनिवर्सिटी
सिटी रोहतक से किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर सभी के आ रहे हैं। 2022-23 के अनुसार जो है याद रखना है 100 गुणवत्ता केंद्र जो है हरियाणा सरकार क्या करेगी, बनाने का काम करेगी। वित्तीय अपव्यय से बचने के लिए क्या करेगी, वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम करेगी। इसके अलावा जो है मछली का म्यूजियम जो है बजट के अंदर घोषणा की गई, वो कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा। मछली मंडी जज्जर के अंदर बनाने का काम किया जाएगा। भिवानी के अंदर जो है झींगा एक्वा पार्क जो है वो कहां पर बनाया जाएगा, भिवानी के अंदर बनाया जाएगा। झींगा मछली के उत्पादन में पहला जिला कौन सा, तो आपने याद रखना सिरसा जिला जो है वो झींगा मछली के उत्पादन में नंबर 1 जिला है। हरियाणा के पलवल जिले का गठन जो है किससे अलग करके किया गया था, पलवासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा था। आप सभी को पता, हरियाणा प्रदेश की शुगर सिटी या फिर हरियाणा की जो है कॉटन सिटी किसको कहा जाता है, सबसे ज्यादा व्यापार कपास का पलवल जिले के अंदर होता है। और वो जिला कौन सा, गुड़गांव से अलग करके बनाया गया था, फरीदाबाद से या फिर रोहतक से या फिर पानीपत से, कौन सी जगह से जो है इसको अलग करके पलवल को जिला बनाने का काम किया गया था, फटाफट बताने का काम करिएगा, कहां पर किया गया था। यदि आप गीता पढ़ते हैं तो गीता के अंदर एक वन का जिक्र, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए एक वन का जिक्र करते हैं, उस वन का नाम है आहार वन। और फटाफट जैसे काम्यक वन कुरुक्षेत्र के अंदर है, इसी तरह से एक वन है और उस वन का नाम आपने बताने का काम करना। बिल्कुल सही है, 15 अगस्त 2008 वो तारीख थी, 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2008 को पलवल को हरियाणा प्रदेश का कौन से में नंबर का जिला बनाया गया था। बिल्कुल सही है, फरीदाबाद से अलग करके के 15 अगस्त 2008 को जो है फरीदाबाद से अलग करके जो है कौन से नंबर का हरियाणा का ये जिला बना था, तो बताने का काम करिए। बिल्कुल सही है, फरीदाबाद से पलवल जिले को अलग करके बनाया गया था, ये 2008 में बना था। बिल्कुल सही है, कौन से में नंबर का जिला था पलवल हरियाणा प्रदेश का, ये आपने बताना है, कौन से नंबर का जिला था फटाफट। बिल्कुल नवनीत सहारण, बहुत बढ़िया, 21वें जिला था। 22वां जिला कौन सा बनाया गया है, चरखी दादरी को 22वां जिला भिवानी से अलग करके बनाया गया है। हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के वर्तमान के निर्देशक कौन है, खेल और युवा विभाग जो है उसके वर्तमान के निर्देशक का नाम आपने बताना है। गजेंद्र फोगाट मुख्यमंत्री के प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। संदीप सिंह जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का डिपार्टमेंट भी किसके पास है, वो संदीप सिंह के पास है। और खेल एवं युवा विभाग जो है इसके वर्तमान निर्देशक आईएएस अधिकारी हैं, जिनका नाम क्या है, श्रीमान पंकज नैन जो है। खेल एवं युवा विभाग के क्या है निर्देशक, कौन है, श्रीमान पंकज नैन जो है। संदीप सिंह मंत्री है बेटा, निर्देशक नहीं है इस विभाग के, ठीक है, निर्देशक नहीं है, डायरेक्टर होता है निर्देशक। डायरेक्टर हमेशा आईएएस अधिकारी होता है, मंत्री के नीचे काम करता है, यानी उस मंत्रालय का मंत्री के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो निर्देशक होता है, ठीक है। तो निर्देशक पूछ रखा है यहाँ पर, न कि मंत्री पूछ रखा है। तो निर्देशक कौन है, पंकज नैन है। मंत्री पूछता तो आपका उत्तर संदीप सिंह होता। थोड़ा सा भी कई भगत संदीप लिखने लग रहे हैं अंकल जी, निर्देशक मंत्री से छोटा लगा सकते हैं, उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा व्यक्ति मंत्री के बाद वही होता है निर्देशक। और निर्देशक पूछ रहे है, थोड़ा सा पढ़ के उत्तर दिया करो बेटा प्रश्न का, ठीक है। पंचकूला के यादवेंद्र बगीचे का निर्माण किस व्यक्ति के शासनकाल के अंदर हुआ था। पंचकूला के अंदर जो यादवेंद्र उद्यान जो है, इस यादवेंद्र उद्यान जो है इसका निर्माण पूछ रहे कि किस शासक के काल में जो था इसका हुआ था, निर्माण हुआ था। ये मुगल वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। कौन सी वास्तुकला का, मुगल वास्तुकला का उदाहरण जो है पंचकूला का यादवेंद्र गार्डन को माना जाता है, ठीक है। मुगल शैली के अंदर बना हुआ है। पटियाला राजवंश जो है, पटियाला राजवंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाने का, इसको जो है फिदाई खान हुआ करता था, आप सभी को पता है 17वीं शताब्दी के अंदर फिदाई खान जो था, फिदाई खान, ये फिदाई खान एक वास्तुकार था। इसके अलावा जो था औरंगजेब जो था, औरंगजेब का तोपची भी था ये बंदा, और इसी के द्वारा इसको बनवाने का काम किया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। बाद में जो है पटियाला राजवंश के शासकों ने इसका नाम दोबारा से पुनर्निर्माण करवाने का काम किया था, और यानी 17वीं शताब्दी के अंदर जो है फिदाई खान इसका वास्तुकार था, औरंगजेब के समय में इसको बनाने का काम किया था। बाद में पटियाला राजवंश के शासक जो है उनके शासनकाल के अंदर जो है, उनके शासनकाल के दौरान जो है क्या किया गया था, इसका पुनर्निर्माण करवाने का काम किया गया था, इसलिए जो है इसका नाम यादवेंद्र उद्यान रख दिया गया है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद देने का काम करूंगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। बिल्कुल सही आप सभी का,
वर्तमान उपाध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग है, विद्यासागर भागला है, दिनेश शास्त्री हैं, या फिर धूमन सिंह किरमच है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। हरियाणा राज्य गौ सेवा एक्ट बनाया गया था हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा राज्य गौ सेवा एक्ट, हरियाणा राज्य गौ सेवा एक्ट। और ये जो हरियाणा राज्य गौ सेवा एक्ट जो था वो कब बना था, तो याद रखना 2010 के अंदर बना था। और इसी 2010 के एक्ट के तहत जो है 19 नवंबर 2015 को, ठीक है, 19 नवंबर 2015 को हरियाणा के अंदर जो है गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? गौ सेवा आयोग जो है इसका क्या किया गया था, गठन करने का काम किया गया था। अब जो है श्रवण कुमार गर्ग, बहुत बढ़िया शाबाश। देखो श्रवण कुमार गर्ग उपाध्यक्ष यहां पर लिखा हुआ, अध्यक्ष हैं गौ सेवा आयोग के, ठीक है। कौन है? अध्यक्ष हैं गौ सेवा आयोग के। दिनेश शास्त्री हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। दिनेश शास्त्री हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है उसके क्या है, निर्देशक हैं। धूमन सिंह किरमत जो है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के क्या है, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अब रह गया वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो फटाफट बताइएगा किसी को अगर नाम पता है तो। विद्यासागर कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। अगर ऑप्शन में एक बच गया तो फिर बस विद्यासागर रह गया। गलत उत्तर है पूर्णमल यादव, जिसने भी सही उत्तर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पूर्णमल यादव, ठीक है। पूर्णमल यादव जो है, ये टाइपिंग वाले से थोड़ा सा एरर हो गया बनाते समय। पूर्णमल यादव याद रखना, हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान समय में क्या है, उपाध्यक्ष है, ठीक है। पूर्णमल यादव, पूर्णमल यादव वर्तमान समय में हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं। विद्यासागर भागला पहले हुआ करते थे। अब किसको बनाया गया है? पूर्णमल यादव को हरियाणा गौ सेवा आयोग का क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाने का काम किया गया है। सीजीएल का किसी ने बैच चाहिए तो ये पोस्टर देखेगा, 31 अक्टूबर से आप इस बैच को ले सकते हैं। डिटेल मैंने दे दी थी। हरियाणा करंट अफेयर की बेहतरीन किताब हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर उपलब्ध, आप देख सकते हैं। उड़ता जमा खतरनाक एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन शुरू हो गए भाई। खुद पहले तो पीपीटी में थोड़ा बहुत हेल्प ले लेंदा, लेकिन 31 से लेकर आगे जितने पीपीटी मैंने खुद ना बनाई और जुमा सोच समझ के एक प्रश्न गिरे। देखो प्रश्न के है, गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी का थीम क्या रखा गया था? अभी जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 26 जनवरी को, उस परेड के ऊपर जो है हरियाणा प्रदेश की झांकी का नाम क्या रखा गया था? हरियाणा खेलों में नंबर 1, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, या फिर हरियाणा खिलाड़ियों में नंबर 1? तो फटाफट मुझे बताने का काम करेगा कि ये जो है नंबर 1 क्या किया गया था। इसके अलावा जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2022 को हरियाणा भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने का काम किया गया था। और वो 5 लोग कौन से फटाफट मुझे उत्तर दीजिएगा इनका। मैं 5 लोगों के तब तक नाम लिख देता हूं। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। राघवेंद्र तंवर, राघवेंद्र तंवर। ओम प्रकाश गांधी। एक और कौन सा रह गया? मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल रह गया ना। ओम प्रकाश गांधी। मोतीलाल मदान होगा शायद, हाँ मोतीलाल मदान है। मोतीलाल मदान, मोतीलाल मदान, मोतीलाल मदान। मदन लाल नहीं, मोतीलाल मदान, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबके उत्तर बिल्कुल सही है। खेलों में नंबर 1 तो बिल्कुल सही है भाई, याद रखना है। गणतंत्र दिवस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हरियाणा खेलों में नंबर 1। ओहो भाई बेटा लिखट जाए, कई बार बराबर कह रहे हो, ठीक से भाई, या आदत को नहीं। देखो बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे। बच्चे तो लगता हमारे, तेरे तो बराबर के हैं, गणा जानते होंगे, तेरे तो ही बालक हैं, बच्चे कौन रहे। बताओ शाबाश, के इनकी फील्ड बताओ। नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही है, खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल खिलाड़ी हैं। राघवेंद्र तंवर बताओ किससे संबंध रखते हैं? राघवेंद्र तंवर, राघवेंद्र तंवर बिल्कुल सही है, साहित्य से संबंध रखते हैं। ओम प्रकाश गांधी, महात्मा गांधी समाज सेवा करा करते, नु याद रख लियो। ओम प्रकाश गांधी समाज सेवा से संबंध रखते थे। मोतीलाल मदान किससे है? तो प्रसिद्ध पशु चिकित्सक है मोतीलाल मदान, ठीक है। प्रसिद्ध पशु चिकित्सक कौन है? मोतीलाल मदान, ठीक है। तो हरियाणा खेलों में नंबर 1 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश की झांकी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लियो, बेशक चाहे गोड़ लियो, किमें करियो, मैंने नहीं बिरा इस बात का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला पौधा, हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पौधा जो कौन सा है? वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, अभी जो ताजा वन रिपोर्ट आई जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हरियाणा प्रदेश में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा संख्या में पौधा कौन सा? फटाफट बताइएगा शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। एक और प्रश्न है, थोक व्यापार केंद्र के रूप में, थोक व्यापार, हरियाणा सरकार किस जिले को थोक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है?
इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, तब तक मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, एचएसएससी ने पूछा था। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला सचिव कौन थी? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शाबाश, किक्कर कह रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो, थोक व्यापार केंद्र के रूप में किस जिले का गठन किया, किस जिले को मान्यता दी जाएगी? इसके अलावा जो है तीसरा प्रश्न क्या है, हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला सचिव कौन थी? ज्योति अरोड़ा, धीरा खंडेलवाल, नवराज संधू या फिर संजीव कुमार कौशल? संजीव कुमार कौशल वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के क्या है? मुख्य सचिव है संजीव कुमार कौशल। वाह, एक लड़के ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इजराइली बबुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिसने भी उत्तर दिया बधाई के पात्र हैं। इजराइली बबुल, ठीक है, बबुल यानी किकरे न कहो है। इजराइली बबुल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पौधा है, ठीक है। नंबर 2 के पूछ रहे क्या भाई? थोक व्यापार केंद्र, नवराज संधू, बिल्कुल सही उत्तर है, नवराज संधू। और थोक व्यापार केंद्र के रूप में हरियाणा का हिसार जिले को जो है विकसित करने का काम खट्टर सरकार करेगी। ये करंट अफेयर का मामला था। अगर नो पूछे कि व्यापार अब के रूप में, तो उत्तर गुड़गांव हो जाएगा। थोक व्यापार केंद्र पूछे तो आपका उत्तर हिसार हो जाएगा। फुट पार्क जो है, फुटवीर पार्क जो है, उत्तर आपका रोहतक हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री, हरियाणा का केंद्रीय मंत्रिमंडल कौन सा होगा बेटा? हरियाणा राज्य में कितने मीटर ऊंचाई का आदि बद्री डैम बनाया जाएगा? बहुत इंडियन खतरनाक प्रश्न है भाई, फटाफट बताओ शाबाश, कमेंट करके बताइएगा शाबाश। अरे किक्कर नए बबुल कौन है अंकल जी? गंगाधर ही शक्तिमान है, विलायती किक्कर। चलो बताइए शाबाश, आदि बद्री डैम जो है वो कितने ऊंचाई का बनाया जाएगा? 20.5 मीटर, 40.7 मीटर, 51.5 मीटर या फिर 11.5 मीटर? तो फटाफट बताने का काम करिएगा। कह रहे हैं एक बार लाइक कर दो, इतने बच्चे देख रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, 1000 देख रहे हैं, 2400 लाइव देख रहे हैं, 1000 लाइक है, ये में फर्क कौन पड़ता, ना करने दिया। मैं लाइक और शेयर कदे कहूं, बस शेयर कर दो, कर दो। करंट अफेयर की क्लास तो कोई थी, ये हो जाएगा उसके अंत जे तमना अच्छी लगेगी नहीं, वो शेयर करते हो। हरियाणा में सब तक नहीं, बालक परमात्मा की दाता, इतना विश्वास होने लग रहा है। 7000 का करीब उदन थे, 24 विश्वास है मेरे यार, क्या हो जाएगा बेटा? गलत उत्तर है भाई सारे का। इसका मतलब आपने करंट तैयार नहीं करी है, करंट तैयार नहीं करी है। देखो, आदि बद्री डैम के लिए हरियाणा सरकार और दूसरा एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एमओयू साइन कौन से 2 राज्यों के बीच में हुआ है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में। समझ में आएगी बात? हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ, किसके लिए? आदि बद्री डैम के लिए। अब देखो एक दिलचस्प बात आपने बताऊं रहा है, जिस टाइम पे एमओयू साइन हुआ था हरियाणा और उसके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद में, तब ताऊ खट्टर ने एक बात कही थी कि 1986-87 में, यानी मनोहर लाल खट्टर ने सरस्वती नदी के उत्थान को लेकर के 1986-87 के अंदर एक अनुसंधान यात्रा निकाली थी। पेपर में केवल ना हो, वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि एचएससी तो होता तो पूछ भी ले रहे भाई। एक अनुसंधान यात्रा निकाली थी जो आदि बद्री से लेकर के कच्छ तक गई थी, ठीक है। आदि बद्री से गुजरात के कच्छ तक मनोहर लाल खट्टर ने 86-87 में एक अनुसंधान यात्रा निकालने का काम किया था। पेपर में ना हुआ, फिर भी उनताऊ खट्टर लिख दिया मैंने, ठीक है। सीएम ने 1986-87 में आदि बद्री से लेकर कच्छ तक एक अनुसंधान यात्रा निकालने का काम किया था, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो मैंने, बहुत बढ़िया शाबाश। कि सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी की शोधपीठ कहां पर स्थापित की गई है? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी शोधपीठ, सरस्वती नदी शोधपीठ की स्थापना हरियाणा में कहां पर की गई है? फटाफट बताइएगा। इसके अलावा 2-4 बातें और बता दूं। 1999 के अंदर सरस्वती नदी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी, किसके प्रयासों से? दर्शन लाल जैन के प्रयासों से। दर्शन लाल जैन वही व्यक्ति हैं जिनके नरेंद्र मोदी ने जगाधरी रैली के दौरान पांव छुए थे। इस व्यक्ति के, इनकी पिछले दिनों मृत्यु हो चुकी है। 1999 के अंदर सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना जो है वो करने का काम किया गया था। सरस्वती बहुत बढ़िया शाबाश भाई। आदि बद्री में नहीं है, न ही यमुनानगर के अंदर है। गलत उत्तर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया, जिसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था। उत्तर सही है, याद रखना, ठीक है। केयू के याद हो जाओगा। यानी सरस्वती नदी शोध संस्थान की पीठ जो वहां कहां पर है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, जो सरस्वती नदी जो उसका पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा किसमें? किताबों में, 6ठी से 12वीं में। उसका तो जो पाठ्यक्रम समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर प्रीतम सिंह को जो है इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाने का काम किया गया, ठीक है। तो शोधपीठ कड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर। अब यह 2 राज्यों के बीच में
सिस्टम कराया गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस बांध से पानी कितना छोड़ा जाएगा, देखो एक एक चीज क्लियर होगी। 20 क्यूसिक जो है, 20 क्यूसिक जो है पानी, क्यूसिक क्या मैं अगर पानी ना शायद क्यूसिक में मान दोगे बड़े आदमी, तो 20 क्यूसिक पानी जो है, कितना पानी छोड़ा जाएगा, 20 क्यूसिक पानी किससे छोड़ा जाएगा, इस बांध से जो है इस नदी के अंदर छोड़ने का काम किया जाएगा। अगर मैं बात करूं जमीन की, तो हिमाचल प्रदेश इसके अंदर 77 हेक्टेयर जो है, एकड़ जो है 77 हेक्टेयर हिमाचल प्रदेश की है, 11 हेक्टेयर किसकी है, हरियाणा प्रदेश की। ठीक है, हरियाणा की 11 है और हिमाचल प्रदेश की कितनी, 77 हेक्टेयर जमीन इसके अंदर हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और अगर कुछ आपने इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो तो आप मेरे को बताने का काम कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो भाई अब की क्या पूछ रही है इसमें, ऊंचाई है 20.5 मीटर, 20.5 मीटर। इब रहेगी चौड़ाई, तो याद रखना चौड़ाई जो है इस बांध की वो कितनी होगी, 101.6 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी, 101.6 मीटर, जबकि ऊंचाई कितनी होगी इसकी, तो याद रखना ऊंचाई जो है 20.5 मीटर। ठीक है, 20.5, बिल्कुल। उसमें मनोहर लाल खट्टर संगठन मंत्री थे। एक चीज और बता देता हूं, जिसमें बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी की इनके साथ में सरकार मिल रही थी, तो उस टाइम पर मनोहर लाल खट्टर एक बार मुझे ध्यान है मिलने के लिए चले जाते हैं, शायद ये 1997 की बात है, 1997 में मनोहर लाल खट्टर सीएम हाउस में मिलने के लिए चले गए बंसीलाल से, और एक पर्ची भेज जाती है बंसीलाल के पास में, तत्कालीन उसमें के मुख्यमंत्री पर्ची भेजकर ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री आपसे मिलना चाहता है। तब अंदर से एक पर्ची आती बंसीलाल के पास में कि जो हमारा महामंत्री शायद जगदीश चंद्र, उसमें हवीपा हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी, हमारा महामंत्री उन वाले महामंत्री से मिलेगा, लेवल तो नहीं कोई मिलने का। तब जगदीश चंद्र से वो मिले थे उसमें मनोहर लाल खट्टर, लेकिन तब जैसे ही बाहर निकलते हैं खट्टर साहब एक प्रण करते हैं कि जब तक मैं इस सरकार को नहीं गिरा लूंगा बंसीलाल की, तब तक मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। और बंसीलाल के साथ मिलकर के एक सरकार गिराई, 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, सरकार गिरा दी जाती है। उसके बाद जो 33 विधायक जो थे हवीपा के थे, उनमें से अधिकतर विधायक जो थे ओम प्रकाश चौटाला ले गए, और ओम प्रकाश चौटाला ले जाकर के वहां पर सरकार बना दी। लोकदल की सरकार जब हरियाणा में पहली बार आई थी, 1 साल खातर 1998 से 1999 आते 1 साल होते ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में मध्यावधि चुनाव करवा दिए। मध्यावधि चुनाव के अंदर क्या हुआ, जो 12 आदमी हवीपा तब आज के चौटाला का लगा इतनी बंदन एक तक भी टिकट कौन दी, सारे टिकट काट दी। यार बंसीलाल के कौन है जिसने ये मंत्री बना रखे थे आते, तो मेरे करता होंगे। तब बंसीलाल ने कहा था कि दुश्मन का तो घी भी सरान जुगा हुआ है। ये ओम प्रकाश चौटाला की खास बात है कि काली बेटों को कभी मैं माफ नहीं करूंगा। ठीक है, तो यो सौदा लिख दिया भाई, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में एमओयू साइन हुआ है, 20 क्यूसिक इस बांध से पानी छोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस बांध में कौन सी नदी का पानी भी शामिल किया जाएगा, तो याद रखना सोम नदी का पानी भी इस बांध के अंदर आएगा। कौन सी नदी का, सोम नदी का पानी भी इस बांध के अंदर एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी शोधपीठ है, चौड़ाई इसकी बांध की 101.6 मीटर है, जबकि ऊंचाई कितनी है, 20.5 मीटर है। 77 हेक्टेयर हिमाचल की जमीन, हरियाणा की जमीन कितनी है, 11 हेक्टेयर। बस 1999 सरस्वती नदी शोध संस्थान की स्थापना, जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल में सारा सौदा दे दूंगा। ठीक है, धीरज भाई सर्च मार ले, हरियाणा का मंत्रिमंडल मैंने करवा रखा, फिर भी करवा दूंगा बेटा, ना बार बार कमेंट कर। ये भाई पूछ रहे हैं ये बांध कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सा वार्ड दिया जाए आपको। हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर पूछ रहा है कि कौन सी नदी के ऊपर, बताइए भाई इसमें कौन सी नदी के ऊपर है। हाँ, बवानी खेड़ा के जगन्नाथ विकास लंबा, आप सही कह रहे हो, शायद उनको भी नहीं दी गई थी। जगन्नाथ शायद मंत्री हुआ करते थे बंसीलाल सरकार में, जहां तक मैंने पढ़ा था। हाँ, संगठन मंत्री, बहुत बड़ा पद होता था बीजेपी में। तो बताइएगा शाबाश, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है, हरियाणा का कौन सा जिला है, पंचकुला जिला है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना था, कब बना था वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत बढ़िया शाबाश, बिल्कुल सही है, 29 मई 1987, 29 मई 1987 के अंदर बना था। खोल हीरातान वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी कहां पड़ता है, यह भी पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है, 2004 के अंदर बना था। वन विभाग की वेबसाइट के अनुसार सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर पड़ता है। इसको किस जंगल के नाम से जाना जाता है, सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। और ये जो है रिजर्व अभ्यारण्य भी है ये। ठीक है, तो याद रखना असौला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, असौला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहां से शुरू होता है, असौला भट्टी अलवर राजस्थान का एक जिला है। अलवर जिले का जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य,
अलवर का जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वहां से शुरू होकर के हरियाणा के 2 ही जिले आते हैं। और इसके अंदर कौन से 2 जिले हैं, एक तो गुड़गांव है और एक जो सा फरीदाबाद है। गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों जिले आते हैं। उसके बाद ये दिल्ली तक चला जाता है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर से शुरू होकर के जो है सूरजकुंड जो है किसके अंदर है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का जो एरिया जो है उसके अंतर्गत कौन सा आता है, उसके अंदर क्या आता है, सूरजकुंड भी आता है। इसके अलावा असोला भट्टी के एक बात आप और लिख सकते हो, अरावली पर्वतमाला जो है, कड़ा लिखूं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला को सिंधु गंगा मैदान से जोड़ने का काम कौन सा वन्यजीव अभयारण्य करता है। अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला को सिंधु गंगा के मैदान से जोड़ने वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा, तो याद रखना है अरावली पर्वत श्रेणी को सिंधु गंगा के मैदान से जोड़ने वाला वन्यजीव अभयारण्य कोई आपसे पूछता तो वो कौन सा है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। हरियाणा राज्य में पश्चिमी यमुना नहर के साथ कितनी नहर नई बनाई जाएगी, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। असोला 1986 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बताओ शाबाश। हरियाणा राज्य के अंदर जो पश्चिमी यमुना नहर के साथ मिलकर के कितनी नहर बनाने का काम किया जाएगा, तो फटाफट बताइएगा शाबाश। वो नहर 3 है, वो नहर 6 है, वो नहर 5 है, या फिर वो 2 नहर है। कितनी नहर, यमुनानगर केंद्र का क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम आप सभी को पता है दादुपुर। दादुपुर क्षेत्र जो है, दादुपुर क्षेत्र से नहर को निकालने का काम किया जाएगा। तो कितनी नहर, सचिन कुमार 4 कह रहे हैं, पिंकी 3 कह रही है, जबकि सभी के उत्तर क्या है, गलत उत्तर है। तो फटाफट बताइएगा शाबाश। दादुपुर जो है यमुनानगर से दादुपुर के बीच के अंदर ये नहर निकाली जाएंगी। और नहरों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को बता देता हूं, नहरों की संख्या है 2 नहरें निकालने का काम किया जाएगा। ठीक है, कितनी नहरें निकालने का काम किया जाएगा, 2 नहरें। ठीक है, 2 नहर निकालने का काम किया जाएगा। कहां से कहां तक, दादुपुर जो है यमुनानगर से लेकर के दादुपुर से जो है एक रोड पड़ता है शायद हमीदा रोड के पास में, जो है नहरों को निकालने का काम किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में विश्व वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लियो रे बड़को, बताओ शाबाश। कौन से जिले के अंदर जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, फटाफट बताइएगा शाबाश। कौन से जिले के अंदर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाने का काम किया गया है, जल्दी बोलिएगा शाबाश। गुड़गांव है वो जिला, जाजर है वो जिला, फरीदाबाद है वो जिला, पलवल है, फटाफट बताइएगा। ये बकवास करने तक जुड़ा है कहा तक और शांति तरीका का कंटेंट दे जाओ ना, स्वाद को देंदा मास्टर तो आजकल प्रवीण तो स्वाद ले लेता तो है जी। देखो भाई केस होता है 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो रामसर शहर जो है वहां पर रामसर कन्वेक्शन शुरू किया गया था। ठीक है, 2 फरवरी को 1971 को रामसर कन्वेक्शन शुरू हुआ था। कहां पर, ईरान के अंदर। भारत 1982 के अंदर इसके अंदर शामिल हुआ था। भारत का शामिल होने वाला पहला स्थान चिल्का झील था, जो कड़ा पड़ा है उड़ीसा के अंदर पड़ा है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के सबसे ज्यादा 175 स्थान रामसर के अंदर दिए गए हैं। भारत के स्थलों की संख्या 75 है। हरियाणा के स्थलों की संख्या कितनी है, 2 है हरियाणा के स्थलों की संख्या। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। फटाफट एक बात बताओ कि 2022 का वेटलैंड डे का थीम क्या था। 2022 का जो वेटलैंड डे जो है इसका थीम बताना आपने, इसका थीम क्या है, तो फटाफट बताइएगा शाबाश। लोगों और शाबाश बताइए शाबाश, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, लोगों और प्रवृत्ति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, आर्द्र भूमि कार्यवाही, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही जो है ये वेटलैंड डे 2022 का क्या था, थीम था। और आप सभी को पता है कि हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है, गुड़गांव जिले के अंदर क्या किया गया था, वेटलैंड डे मनाने का काम किया गया था 2 फरवरी को। ठीक है, यूके के पीएम ऋषि सुनक बना दिए गए। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही ये 2022 का थीम था वेटलैंड डे का, ये आपने याद रखना है। तो गुड़गांव जिले के अंदर क्या मनाया गया, वेटलैंड डे मनाया गया। 1982 के अंदर चिल्का झील हरियाणा प्रदेश का पहला वो स्थान, भारत का पहला स्थान था जिसको शामिल किया गया था। हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है, यह पूछ रहे क्या कि लोकप्रिय, सर्वाधिक नहीं पूछ रहे क्या। प्रश्न देखिए, ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर्वाधिक नहीं पूछ रहे क्या, नहीं पूछ रहे क्या, हरियाणा प्रदेश की लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई करने का काम लगभग 51% किया जाता है। नहरों से हरियाणा प्रदेश के अंदर सिंचाई करने का काम 48% किया जाता है। अब मुझे फटाफट बताने का काम करिए कि हरियाणा प्रदेश का सबसे लोकप्रिय सिंचाई का साधन क्या है, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो भाई, हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला, हरियाणा का सर्वाधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित राज्य,
सिंचित सॉरी जिला, हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो याद रखना हरियाणा का सिरसा सर्वाधिक सिंचित जिला है। कम सिंचित जिला, हरियाणा का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा? तो याद रखना हरियाणा का कम सिंचित जिला जो कौन सा है वो पंचकुला है। ठीक है। अगर नो पूछा है हरियाणा में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई सिरसा के अंदर, नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला के अंदर। अगर नो पूछा गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा, गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा, सबसे कम पंचकुला। 3 आंकड़े हो गए अपने। ठीक है, कितने हो गए? 3 आंकड़े हो गए। बिल्कुल भाई। लोकप्रिय सिंचाई पूछा तो नहर सिंचाई, सर्वाधिक पूछा तो ट्यूबवेल गला 51% है। और जे नो पूछे भाई लोकप्रिय, एचएसएससी ने लोकप्रिय पूछा गया है, तो लोकप्रिय पूछा तो अपना बताना है कि नहर लोकप्रिय है। सर्वाधिक कोई आपसे पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर सर्वाधिक हो जाए तो आपका उत्तर ट्यूबवेल से हो जाएगा 51%। देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचित सिरसा जिला है, सबसे थोड़ा पंचकुला जिला है। हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई सिरसा में हो, सबसे कम सिंचाई कौन सा में है? पंचकुला में। ठीक है, नहरों वाला। गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में और पंचकुला में सबसे कम हो। दोनों 3 आंकड़े हो गए पंचकुला और सिरसा के मिलते जुलते। ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचित सिरसा हो गया, ट्यूबवेल से 51%, नहरों से सिंचाई हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी होती है? 48% जो है सिंचाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा राज्य में कब से निगम वेज रेट लागू किया गया है? निगम वेजेज रेट जो है हरियाणा राज्य में कब से लागू किया? एक बार सारे सारे लाइक करके जय श्री राम लिख दो, फटाफट लिखियो भाई, फटाफट लिखिएगा, लाइक करके जय श्री राम लिख दो। बोले शाबाश। निगम वेज रेट कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2022 को, 1 जुलाई 2022 को, 1 जून 2022 को, या फिर 1 अप्रैल 2022 को? तो फटाफट बताने का काम करिएगा। बोले शाबाश। निगम वेज रेट। देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक प्रणाली थी जिस प्रणाली को क्या कहा जाता है? डीसी रेट प्रणाली। और ये डीसी रेट प्रणाली जो है, सबको राम राम भाई, डीसी रेट प्रणाली जो है बहुत पुरानी है, शायद 21 नवंबर 1941। ये डीसी रेट जो है 21 नवंबर 1941 से जो है हरियाणा प्रदेश में क्या लागू है? तो 21 नवंबर 1941 से हरियाणा प्रदेश में डीसी रेट की प्रणाली लागू है। अब उस डीसी रेट की प्रणाली को लागू कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या बना दिया गया है? कौशल रोजगार निगम बना दिया गया। ठीक है, कौशल रोजगार निगम। स्थापना बताओ फटाफट कर दो इतनी कमेंट करके। कौशल रोजगार निगम, बहुत बढ़िया शाबाश। अब स्टॉप कर दो लिखना, अब उत्तर दो क्या है इसका। देखो शाबाश। कौशल रोजगार निगम जो है इसकी पहली सीईओ किसको बनाया गया? तो याद रखना है शरणदीप कौर बराड़ को। किसको बनाया गया? शरणदीप कौर बराड़ को कौशल रोजगार निगम की सीईओ बनाया गया है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब क्या है? अब क्या कर दिया? निगम वेज रेट, वेजेज मतलब मजदूरी रेट लागू कर दिया गया है। तो वो कब से लागू किया गया? तो आप सभी को पता है 1 जनवरी 2022 से। कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2022 से हरियाणा में डीसी रेट को खत्म करके निगम वेज रेट लागू कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि कौशल विकास रोजगार निगम बना दिया गया। शरणदीप कौर बराड़ इसकी पहली सीईओ है। डीसी रेट हरियाणा में 1941 के अंदर अंग्रेजों के जमाने से लागू था। तो फटाफट मुझे बताया, हाँ 1 जनवरी 2022 से किया गया है। बहुत अगला एचएसएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, टॉप का कंटेंट है भाई। देखो क्या है, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा करने का काम किया जाएगा? हरियाणा में किसानों की जो है तो खट्टर सुनेगा, किसके माध्यम से सुनने का काम करेगा? किसान पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, या फिर हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के माध्यम से? किसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों की आवाज को सुनने का काम किया जाएगा? यह प्रश्न आपने बताना है। सबकी राम राम जय श्री राम होगी। फटाफट बताओ, जो पहले बताओगा उसका नाम फटाफट बोर्ड के ऊपर लिखने का काम करूंगा। अब तक उत्तर गलत है सभी के उत्तर गलत हैं। सी कह रहे हैं गिन्नी, सिवाच और जाटराम सबसे पहले उत्तर देने का काम किया है किसान पंचायत के माध्यम से। ठीक है, गिन्नी, सिवाच और जाटराम इन दोनों ने सबसे पहले उत्तर दिया है, तो बिल्कुल सही है। किसके माध्यम से हरियाणा सरकार जो है किसानों की जो है निराकरण करने का काम करेगी? तो याद रखना आपने, किसान पंचायतों के माध्यम से जो है इसकी निराकरण करने का काम हरियाणा के किसानों का करेगी। देखो, अगर मैं खेती की बात करूं हरियाणा के अंदर, अगर मैं टैक्स की बात करूं, तो आप सभी को पता होगा एक चीज का कि हरियाणा के अंदर खेती जो है, खेती के ऊपर सबसे पहले जो है खेती के रकबे को नियत सबसे पहले हरियाणा में किसने कराया था? थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। खेती का जो रकबा जो है, रकबा, इस रकबे को हरियाणा में सबसे पहले नियत करने का काम किसने किया था? नियमित करने का काम हरियाणा में किसने किया था? हो गया नहीं थोड़ा टेढ़ा प्रश्न? सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एक कर लिया जाया करता था हरियाणा और आसपास के इलाकों में, बारानी कर। बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा आपने, बारानी कर लिया जाता था। ठीक है, ये जो है नो पूछ लें खेती के सुधार, हम सबने बेरा अकबर का कौन था? टोडरमल
टोडरमल जो था, टोडरमल ने जब्ती प्रणाली शुरू की थी, टोडरमल, ठीक है। तो रकबा जो था हरियाणा में सबसे पहले जो था खेती का, वो अकबर ने कराया था, अकबर का टाइम पर टोडरमल के द्वारा कराया गया था, ठीक है। एक बारानी कर लिया जा करता जहां बरसात गणी हो है, ठीक है, उस इलाकों से बारानी कर लिया गया था। लेकिन अकबर के शासन काल में हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा इलाका था जहां पर बारानी कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो रकबा नियत करने का काम अकबर का टाइम पर किया था। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताओ शाबाश। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी, बरानीकर टोडरमल, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बताओ शाबाश। उन्नीस सौ 1975 बासनीलाल के लिखना है। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी बताओ शाबाश। हिसार, अंबाला, गुड़गांव या फिर रोहतक के अंदर, ठीक है। हिसार के अंदर कुछ यूनिवर्सिटियों का नाम आपको बता देता हूं। जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 के अंदर बनी थी। इसके अलावा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू 1970 के अंदर बनी थी। इसके अलावा लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जिसका नाम लुवास है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 2010 के अंदर बनी थी। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जुगलान गांव के अंदर है, ओम ग्लोबल स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 2019 के अंदर बनी थी, जो हिसार से चंडीगढ़ रोड के ऊपर है। ओम यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है। अंबाला के अंदर महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी है। महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी कहां पर पड़ती है? अंबाला के अंदर, ठीक है। रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा गुड़गांव में गणिया यूनिवर्सिटी है। तो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है? तो याद रखना, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है, हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो कौन सी है? नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी है। रोहतक जिले के अंदर महर्षि दयानंद, इसके अलावा पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई, जिसको 2008 के अंदर किसका दर्जा दिया गया था? तो यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम किया गया था। गुड़गांव के अंदर सुशांत यूनिवर्सिटी है, सत्ता यूनिवर्सिटी है, जीडी गोइंका है, ILLM है, गणिये हो भाई गुड़गांव मंदिर ये, ठीक है। तो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी का है गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। मार्कंडे कब बनी थी यूनिवर्सिटी? बताओ शाबाश, कब बनी थी मार्कंडे? महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी अंबाला के अंदर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टाइम पर बनी थी 2010 के अंदर, महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी अंबाला के अंदर। देखो भाई, हरियाणा की गीत परंपरा से किससे प्रभावित है हरियाणा प्रदेश की गीत परंपरा? कहने का मतलब हरियाणा में जो गीत गाए जाओ हैं वो गीत परंपरा जो है वो किस से प्रभावित है? हाँ, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी रोहतक के अंदर, बिल्कुल सही है। कोरवी से है, उर्दू से है, हिंदी से है या फिर पंजाबी से है? हरियाणा की गीत परंपरा का जिक्र यहां पर हो रहा, तो फटाफट बताने का काम करिएगा। इस गीत परंपरा किससे संबंधित है? 2010 बिल्कुल सही है भाई, सबका उत्तर। गीत परंपरा, कोरवी बोली जिसको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली भी कहा जाता है। उर्दू हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक कहां बोली जाती है? तो उर्दू जो है वो गुड़गांव के अंदर बोली जाती है। पंजाबी जो है खासतौर पर उत्तर पूर्वी हरियाणा के अंदर बोली जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है जो है, गीत परंपरा जो है किससे संबंधित है? ये जो गीत परंपरा जो है कोरवी भाषा से संबंधित है, और इसी कोरवी भाषा को क्या कहा जाता है? देसी हिंदुस्तानी कहा जाता है, ठीक है। देसी हिंदुस्तानी कहा जाता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का मेरठ और आसपास का जो जिले जो है वहां पर क्या बोली जाती है? कोरवी बोली जाती है, कोरवी। अच्छा, कोरवी बोली का पहला कवि किसको माना जाता है? ये जो कोरवी बोली है, कोरवी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? कोरवी बोली का प्रथम कवि, तो याद रखना है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो है, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, इस अयोध्या प्रसाद उपाध्याय को क्या कहा जाता है? कोरवी बोली का पहला कवि माना जाता है, ठीक है। पहला कवि। उत्तर प्रदेश से विवेक मौर्य देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है। पहला महाकाव्य कौन सा था इसका? पहला महाकाव्य, महाकाव्य पिरिया प्रवास। पिरिया प्रवास जो है ये कोरवी बोली का पहला महाकाव्य है, हरियोध के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कोरवी बोली जो है हरियाणवी जो है इससे संबंधित है। इसके अलावा पहला कवि कोरवी बोली का अयोध्या प्रसाद उपाध्याय को, पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? पिरिया प्रवास को माना जाता है। इतने डीप में कौन जानता? जैन दे मन मेरा बैच बालक। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? यानी साहित्यकार जो है गुरु गोरखनाथ पूछ रखे है, वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? उर्दू, हिंदी साहित्य, हरियाणवी साहित्य या फिर इन सभी से जुड़े हुए थे। लिसो ऐप के ऊपर 31 अक्टूबर से आप सभी को पता है सीजीएल और सीपीओ का प्री एक बैच आ रहा है, जिसके अंदर थ्योरी जो है पूरी की पूरी थ्योरेटिकल लाइव होगा। बाकी एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज भी करवाने का काम किया जाएगा। जो कर मैथ पढ़ा दिया, फिर मैथ के एमसीक्यूज आपने मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे आपने, ठीक है। सूरतगढ़ से राम राम भाई, गोदारा साहब राम राम। बताओ शाबाश, गुरु गोरखनाथ कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मुंबई से को अंडमान निकोबार से आ जाएगा, मनबेरा है। कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे गुरु गोरखनाथ? नाथ परंपरा। नाथ परंपरा के अंदर एक सिद्ध योगी चौरंगी नाथ हुए हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो। सिद्ध योगी चौरंगी नाथ।
चौरंगीनाथ के गुरु का नाम क्या था? चौरंगीनाथ के गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही आ रहा है सबका उत्तर, हिंदी साहित्य। चौरंगीनाथ के गुरु का नाम कोई बता सकता है? जिन्होंने मठ बनाने का काम किया था रोहतक के अंदर, चौरंगीनाथ के गुरु का नाम क्या था? जो हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे चौरंगीनाथ, उनके गुरु का नाम क्या था? मैं मस्तेंद्र नाथ इनके गुरु का नाम था। चौरंगीनाथ के गुरु का नाम क्या था? मस्तेंद्र नाथ इनके गुरु का नाम था। पूर्ण नहीं, मस्तेंद्र नाथ इनके गुरु का नाम था। ठीक है, चौरंगीनाथ की रचनाएं बताओ फटाफट क्या क्या है। बाबा चौरंगीनाथ जो है, संत चौरंगीनाथ की रचनाएं क्या क्या है? हिंदी का जिनको प्रथम कवि माना जाता है, प्राण साकली, प्राण साकली, श्रीनाथ अष्टक, श्रीनाथ अष्टक। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या है, इसी के अंदर बाबा मस्तनाथ, जिन्होंने इस मठ का क्या किया गया था? पूर्ण जीर्ण उद्धार करवाने का काम किया गया था। और बाबा जो मस्तनाथ जो है, इनकी वाणी को क्या कहा जाता है? इनकी वाणी को किस रूप में संकलित करने का काम किया गया है? तो आपने याद रखना, मस्तनाथ की वाणी को भरत मिलाप, भरत मिलाप, इसके अलावा भरत मिलाप के अलावा इनकी वाणी को सत्यवती कथा, सत्यावती कथा और भरत मिलाप के रूप में जो है किसकी वाणी को संकलित करने का काम किया गया? बाबा मस्तनाथ की वाणी को संकलित करने का काम किया गया। ठीक है, तो मस्तेंद्र नाथ जो थे इनके चौरंगीनाथ के गुरु थे, प्राण साकली श्रीनाथ अष्टक लिखने का काम किया गया था। ठीक है, गुरु चौरंगीनाथ जो आपने याद रखना हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे जो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते थे। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन है? HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताओ शाबाश। अब तो हाँ बिल्कुल, जो राजस्थान के अलवर से सांसद हैं बाबा बालकनाथ, वो वहां के क्या है? मठाधीश हैं। ठीक है, बताइएगा शाबाश। गुरु नानक देव की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता है जिसका नाम क्या है? श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन है? भाई संतोख सिंह, दीदार सिंह मरगेंद्र, साहिब सिंह मरगेंद्र या फिर बग सिंह? किसके द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक देव के संदर्भ में ये चीजें फटाफट बताने का काम करिएगा। नानक कोश है, नानक प्रकाश है, गर्भ गजीनी है, गर्भ गजीनी, गर्भ गजीनी, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, नानक प्रकाश, ये सारे की सारी रचनाएं एक ही व्यक्ति की हैं। तो उस व्यक्ति का नाम बताना आपने। गलत उत्तर है, नैन्सी ने सबसे पहले उत्तर दिया है। मोहित गलत उत्तर है। साहिब सिंह कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, साहिब सिंह, अच्छा साहिब सिंह गलत उत्तर है आपका। राजपूत का बिल्कुल सही उत्तर है। डेविड सही उत्तर है आप सभी का। फटाफट उत्तर दिया करें आप। देखो भाई, एक रियासत है हरियाणा के अंदर, जिस रियासत का नाम क्या है? कैथल रियासत। ठीक है, और ये जो कैथल रियासत जो है, कैथल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? भाई उदय सिंह। कौन थे? भाई उदय सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है, और कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम क्या था? भाई संतोख सिंह। ठीक है, यानी कैथल रियासत के अंतिम शासक भाई उदय सिंह का दरबारी कवि कौन था? तो संतोख सिंह जो थे क्या थे? ये उदय सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। ये संतोख सिंह जो इन्हीं के द्वारा गर्भ गजीनी टीका, वाल्मीकि रामायण, नानक प्रकाश और श्री नानक गुरु नानक प्रकाश, ये सारी की सारी रचनाएं किस बंदे की हैं? तो आपने याद रखना, भाई संतोख नाथ जो है इनकी रचनाएं हैं, जो कैथल रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे भाई उदय सिंह। और उदय सिंह के क्या हुआ करते थे? ये दरबारी कवि थे। और भाई संतोख सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो आप सभी को पता है, अमृतसर जो है, अमृतसर के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो रहते कहां पर थे? कड़ा रहा करता, कैथल में रहा करता। इसलिए एक प्रश्न एचएसएससी में आया था कि उदय सिंह के दरबारी कवि भाई संतोख सिंह की हवेली हरियाणा के कौन से राज्य के अंदर है? तो याद रखना है, हवेली जड़ा रहोगा ओड़े ठिकाना बनाओगा, तो हवेली कड़ा है इनकी हरियाणा के कैथल जिले के अंदर इनकी क्या है? हवेली है भाई संतोख सिंह की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी किसे माना जाता है? ये जो मोहम्मद सरमाद था, सूफी संत था, औरंगजेब के टाइम का था, नंगा रहता था बिल्कुल पूरी तरह से। ये औरंगजेब ने एक बार कंबल दे दिया, बोला कंबल उड़ ले, बोले आज कंबल में तेरे को कुछ दिखाता हूं। जैसे कंबल उसने ऐसे उड़ा के कंबल में देखा तो क्या दिखा होगा औरंगजेब ने? कटे हुए सर देखे औरंगजेब ने। गलत नहीं थी, नहीं, कटे हुए सर देखे कंबल में औरंगजेब ने, तब मान लिया कि ये तो बहुत तगड़ा सूफी संत है। मन को मैं पाप करो, मन उड़न की जरूरत है। अब अभय चंद जो था, अभय चंद ये बंदा एक पुजारी था, और ये और इन दोनों के आपस में जो प्रेरणा थी, लेकिन बाद में सिर कत्लेआम कर दिया गया था। किसका?
सरमाद का सिर काट दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, सरमाद का। हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो फटाफट बताइएगा। शाबाश है, बकवास करो, चुप जब निकम्मे। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1993, 1991, 1983, 1985। फटाफट बताने का काम करिएगा। अरे चुप हो जाओ बे, मुर्गे बना दूंगा, कान पकड़ गए, कटे हुए सिर देखे थे उसको। शाबाश, देखो 1993, 1994 देखो भाई, संविधान का अनुच्छेद 243 ZA, इसके तहत जो है हरियाणा चुनाव आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था ये आपने बताने का काम करना है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा सभी का। नैन्सी हो, चाहे सुरेंद्र हो, चाहे गरिमा हो, चाहे मुस्की हो, सबके सही उत्तर है 18 नवंबर 1993 वो तारीख थी। 18 नवंबर 1993 को हरियाणा चुनाव आयोग का गठन हुआ था। हरियाणा के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम फटाफट बताने का काम करिए कि कौन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहे सभी के। तो 18 नवंबर 1993 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 243 ZA के तहत किया गया था। वर्तमान समय में श्रीमान धनपत सिंह जो है वो हरियाणा चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं। पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? याद रखना, राज्य चुनाव आयोग की, जबकि विधानसभा और संसद के चुनाव कौन करवाने का काम करता है? वो केंद्रीय विधानसभा वो कराने का काम करता है। तो धनपत सिंह तो वर्तमान समय के पहले के कौन थे? तो पहले वाले कौन थे? श्रीकांत वालगढ़ जो है वो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। श्रीकांत वालगढ़, ठीक है, श्रीकांत वालगढ़ जो है वो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो धनपत सिंह है। पहले वाला कौन था? श्रीकांत वालगढ़। 18 नवंबर 1993 को हरियाणा चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कोई आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। विश्व का प्राचीनतम इंजन अभी भी 1855 का बना बाप का इंजन कौन सा है? नु पूछो भाई। सबसे पुराना विश्व का इंजन बाप से बना हुआ जो अभी चालू है उसका नाम बताना क्या है? कालका शिमला ट्रेन, फेरी क्वीन, पैलेस ऑफ व्हील, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं कालका शिमला ट्रेन के बारे में किसी को कोई जानकारी है तो लिखने का काम करेंगे। कालका शिमला ट्रेन जो है इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो याद रखना इसका निर्माण हुआ था 1898 के अंदर। पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी इसके ऊपर, तो पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1903 के अंदर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। यूनेस्को के द्वारा विश्व की हेरिटेज साइट का दर्जा इसको कब दिया गया था? 2008 के अंदर देने का काम किया गया था। तो वो कौन सा है? उसको फेरी क्वीन नाम है, भाप का इंजन जो अभी भी चालू हालात के अंदर। और कहां पर रखा गया है ये? लोकोमोटिव संग्रहालय कहां पर है? रेलवे लोकोमोटिव संग्रहालय। रेलवे लोकोमोटिव संग्रहालय जो है, रेलवे का जो है रेलवे लोकोमोटिव संग्रहालय, लोकोमोटिव संग्रहालय ये कहां पर है? तो आप सभी को पता है रेलवे ये संग्रहालय कहां पड़ता है? 2002 के अंदर बनाया गया था हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। उसी रेवाड़ी जिले के अंदर जो है फेरी क्वीन रखा गया है। अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो पहली बार जो थी, पहली बार ट्रेन हरियाणा प्रदेश में कहां से कहां तक चलाई गई थी? दिल्ली से लेकर के रेवाड़ी तक जो है हरियाणा में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? प्यार वाले दिन 14 फरवरी, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1873 को जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी कड़तक कड़तक दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। और जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका इंजन का नाम क्या था? तो याद रखना ड्यूक नाम का इंजन था, ठीक है, ड्यूक नाम का इंजन था वो, ठीक है। 14 फरवरी 1873 को हरियाणा प्रदेश की धरती पर पहली बार ट्रेन चलती है। कड़तक कड़तक चला है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। इंजन का नाम ड्यूक है। इसके अलावा फेरी क्वीन जो है भाप का इंजन अभी भी चालू हालात के अंदर है। लोकोमोटिव संग्रहालय रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर है, 2002 में बना था। कालका शिमला ट्रेन जो है निर्माण 1898, पहली रेलगाड़ी 1903। हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था इसको? तो याद रखना हेरिटेज साइट का दर्जा 2008 के अंदर देने का काम किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, गीतानी सरस्वती, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। शाबाश, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो है ये कहां पर मनाने का काम किया जाएगा? भाई शायरी का टाइम नहीं है यार, एक हफ्ता पेपर कराएगा तो शायरी सुनोगा बेटा, क्यों चक्राम में पढ़ा लेने दे मैंने। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दे दूंगा। अरे सरस्वती है यो, गीता को नहीं। देसी सही उत्तर आपका। सोमवीर गौरव बिल्कुल आपका सही उत्तर है। कौन से जिला में मनाया जाओगा? देखो हरियाणा में तो मनाया जाओगा, लिख दो उन जिला के नाम, तब तक आप संख्या बताइएगा मुझे। हरियाणा,
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और एक कौन सा रह गया, गुजरात। ये जिले हैं 2023 का, ये राज्य हैं। तो 2008 लिखा 8 ऑप्शन में है, यानी याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन जो है कितने राज्यों के अंदर करने का काम किया जाएगा, 4 राज्यों के अंदर करने का काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के अंदर क्या किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? भाई तामे देख लो और तामे उत्तर बताए दो, अंग्रेजी अपना तो देख दे, सिर दुखन लायक जे है। मलेरिया दिवस 2022 की थीम, इनोवेशन रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ लिव हो, जीरो मलेरिया, ड्रा लाइन अगेंस्ट मलेरिया, जीरो मलेरिया एंड मलेरिया फॉर गुड। मंदनु बेरा भाई स्त्रियां के गणा लंबा सौदा पा कर गणी लंबी 2-3 लाइनों ओए लगभग ओए पा कर, मैं तो नू तुक्का मार के आखा था पेपर में, नाम अपना याद होंदा भाई, सीधा यो देखते रट्टा लग गया था, लंबी लाइन है। देखो भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया? फटाफट बताओ भाई, देखो क्या है। देखो, समान नागरिक सिविल संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर किया गया है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या में किया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है शामिल किया गया है समान नागरिक सिविल संहिता। 44 में दोनों अक्षर बराबर है तो समान नागरिक सिविल संहिता। अनुच्छेद 39 के अंदर समान काम समान वेतन का जिक्र किया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जिक्र अनुच्छेद 39 के अंदर किया गया। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 42 के अंदर महिला प्रसूति सहायता का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 43 के अंदर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया। 44 में समान नागरिक सिविल संहिता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 50 के अंदर जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने का काम किया गया। अनुच्छेद 51 के अंदर भारत की विदेश नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति का जिक्र किया गया है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुच्छेद 44 लागू है। इसके अलावा अब ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है, तो आपने याद रखना है उत्तराखंड में एक समिति बनाई गई है, किसकी अध्यक्षता में, जस्टिस रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, संजना देसाई, एक समिति का गठन करने का काम किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 44 के तहत यहां पर समान नागरिक सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 के तहत इसको क्या किया जाएगा, लागू करने का काम किया जाएगा। भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक सिविल संहिता किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता के अंदर क्या किया गया, एक समिति बनाने का काम किया गया। ठीक है, उत्तराखंड आपने याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत बड़ा प्रश्न होगा भाई। कहने का मतलब कि भाई जिस राज्य सरकार ने अपने राज्य में तंबाकू के ऊपर नियंत्रण लगाने का काम किया, बहुत माड़ी चीज है तंबाकू। अब वो राज्य आपने बताना किसको विश्व निषेध दिवस के रूप में सम्मानित किया गया। वो राज्य झारखंड है, वो राज्य बिहार है, वो राज्य पंजाब है, वो राज्य कौन सा है, वो राज्य तमिलनाडु। उस राज्य का नाम आपने बताने का काम करना है। तो फटाफट उस राज्य का नाम बताओ, कौन सा राज्य है वो। बहुत बढ़िया विकास पुनिया, आपने सही उत्तर दिया है। अन्य सभी का भी बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे पहले नजर विकास वाले के ऊपर पड़ी है, तो वो राज्य कौन सा, भारत का झारखंड वो राज्य है। कद बना था झारखंड, कमेंट करके बताइए। और राजधानी बता दे उसके कद बना था। झारखंड को जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है, झारखंड को चुना गया। ठीक है, कद बना था यो झारखंड और इसकी राजधानी की है, फटाफट कमेंट करके बताओ। तब तक मैं अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूं। G20 बैठक के समूह कश्मीर में किस साल होगी? 2023 के अंदर आप सभी को पता भारत जो है G20 की मेजबानी करने का काम करेगा। ग्रुप ऑफ 20 देशों की मेजबानी भारत करेगा। तो आपने बताना कि किस राज्य के अंदर सामरिक दृष्टि से जो है G20 की जो बैठक जो है, बिल्कुल सही है, रांची 2000। ठीक है, तो G20 की बैठक 2023 के अंदर कहां पर करेगा, तो याद रखना जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जम्मू कश्मीर एक सामरिक दृष्टि से दुनिया के देशों को वहां पर लाने के लिए 200 से अधिक बैठकें वहां पर होगी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर आपने याद रखना है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है G20 की बैठक होगी 2023 के अंदर। दिसंबर में शुरू हो जाऊंगी 22 में, लेकिन 2023 में होंगी। ठीक है, 23 आपने याद रखना है, 2023 जम्मू कश्मीर के अंदर। एनडी प्रश्न आ गया भाई। हरियाणा के किस जिले में युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से निजात दिलाने के लिए 8 राज्यों का एक इकट्ठा कार्यालय खोला गया? बहुत बड़ा काम हो गया भाई। यानी नशे जो युवा कर रहे हैं
उनको निजात दिलाने खातर हरियाणा का एक जिला में 8 राज्यों का एक सामूहिक कार्यालय खोला गया है। और वो राज्य आपने बताना है कि कौन, वो जिला आपने बताना है कौन सा राज्य में नशों से निजात दिलाने का काम किया गया है। बताओ शाबाश, वो जिला पंचकुला है, वो जिला रोहतक है, वो जिला हिसार है, या फिर वो जिला गुड़गांव है। साहिल का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा है, अशोक का उत्तर भी बिल्कुल ठीक है। तो हरियाणा के पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर जो है युवाओं को नशे से छुड़ाने के लिए जो है 8 राज्यों का संयुक्त कार्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? गुड़गांव नहीं है, पंचकुला जिले के अंदर जो है 8 राज्यों का इकट्ठा कार्यालय खोलने का काम किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधीन एक योजना नहीं है? यानी जो हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, नो पूछ रहे क्या कि इसमें से कौन सी योजना इस डिपार्टमेंट की नहीं है? शराबबंदी और मादक पदार्थों के लिए रोकथाम की योजना, अल्पसंख्यक समुदाय से छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी बीमा परिवार योजना। सामाजिक न्याय में सारा सौदा आ गया, तीनों आगे, एक बच गया भाई 24 घंटे शिक्षा का मार्गदर्शन, या जो है शिक्षा विभाग के अंडर आने वाली योजना है। ऑप्शन डी, मीता पानू ने सबसे पहले उत्तर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? यानी जो हाइड्रोल, इससे अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा से जो है बिजली पैदा करके चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? फटाफट बताओ शाबाश। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो है हरियाणा, भारत ने कब तक किया जाएगा? तो 2030 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन इस देश के अंदर किया जाएगा। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपने याद रखना है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। मुझे एक बात याद आती है, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो अक्सर वो अच्छे कपड़े पहनती थी, मतलब श्रृंगार तो आप नहीं कह सकते, मेकअप आप कह सकते हैं, अच्छे वाला मेकअप पहन के वो जाया करती थी। एक बार एक मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी और मंत्रिमंडल के, जब डॉक्टर कुमकुम की किताब में मैंने एक किस्सा पढ़ा था, जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी तो एक मंत्री, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस मंत्री का, इंदिरा गांधी ने सिर्फ इसलिए उसको बैठक से बाहर निकाल दिया कि उस दिन इंदिरा गांधी सुंदर लग रही थी और उस मंत्री ने इंदिरा गांधी की तारीफ नहीं की। यानी इंदिरा गांधी अक्सर नाराज हो जाया करती थी जब कोई उनकी तारीफ नहीं करता था। इन छोरियां का दिमाग उरो है और आतियां तगड़ियां का। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि जना मित्र के स्टूडेंट रह लो, मेरा मित्र था, बतलान लग रहा जाड्या के टाइम था, फोन आ गया, मैं किसका आ रहा? बोला गुरुजी महिला मित्र का, मार कर ले लाउड स्पीकर, मन्ने बेरा पड़ जा कुकर के बतला कर वो बतलान लग गया। उसका गला बोला की कर जानू का बिरानी लाडू बिरानी में केक केक वहां आजकल, बोली बस कपड़े धोने लगे ठंडे पानी में। बोले अच्छा, ओ हो बोला जे तो मेरे ब्याही है जिंदी, मैं तेरा घर आड़ा हूं, ताते पानी की राड़ लैके तेरे कपड़े धोआंदा, थापी गल थाप मारता, निचड़वाने का काम करता। बोली ये तो सही को अकले को बोला, इसने तो जिसका पल्ला ला रखी हूं, मन ने सारा काम करना पड़ा है। सहानुभूति दे दी, बोला देख आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मां ठीक भटका हो ऐसा चला, ठीक साल भर पाछे, मतलब बड़ी ही जून अगस्त अगस्त में ब्याह हो गया उसका, और दिसंबर में मेरा उनका घर जाने का सूत बैठ गया। वो जो सा बतलाव था वह घर उसकी बू जब ठंडा पानी मर कुड़ते धोने लग रही, हमारा छोरे है तो उदन तो राड़ लियाने की कहो था, ताता पानी लियाऊंगा, निचड़वाऊंगा, नू कराऊंगा। बोले गुरुजी तो बैर बैर बतलाने की चीज वो है। वाह देख बेचारी कितनी प्रेम में पड़ गई, तेरे आप वाली देख नुके नु ठंडा पानी में हाथ मारने लग रही। हाँ, सोनिया गांधी की एक बार किसी मंत्री ने तारीफ कर दी थी बैठक के अंदर, तब उस मंत्री को भी बाहर निकाल दिया था। वक्त की विडंबना देखिए, इंदिरा गांधी गेंदे के फूलों से नफरत करती थी। कोई भी व्यक्ति उनको गेंदे के फूल भेंट करता तो नफरत करती थी, वो सिक्योरिटी गार्डों के ऊपर टूट के पड़ती थी कि मुझे गेंदे के फूल नहीं दीजिए। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, जब उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट में ले जाया जाता, तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर गेंदे के फूल ही थे। एक पत्रकार चाहती थी कि मैं हटाना चाहती थी क्योंकि इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा गेंदे के फूलों से नफरत करती थी, लेकिन क्या किया जाए, कोई इलाज नहीं है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताने को तो बहुत जी करता है, इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ रखी, फिर कभी बताऊंगा। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई के अंदर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन करने का काम किया है? देश का पहला अमृत सरोवर, आजादी के 75वें महोत्सव के ऊपर 75 तालाबों का सौंदर्यकरण सरकार करने जा रही, कितनी गजब की योजना है।
और उसके तहत जो है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, या फिर राजनाथ सिंह। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा पटकाई के अंदर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन करने का काम किया गया था। हाँ, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का, लेकिन एमिशन के रूप में 2030 को चुना गया, यानी जो एयरपोर्ट वगैरह है उसको लेकर के 2030 का चुना गया कि एयरपोर्ट को 2030 तक बना दिया जाएगा, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन। उत्सर्जन लिख दिया था क्या मैंने? यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य जो है, कार्बन एमिशन यो लिख रखा था भाई किताब में, कार्बन एमिशन 2030 तक का इसका लक्ष्य था। कार्बन हाँ जीरो वाला वो 2070 का, ठीक है, यो देख लियो भाई। तो आज के लिए इतना, तरक्का फिर मिलांगे ठीक 8 बजे। पीडीएफ जीके परवीन उरान टेलीग्राम चैनल के अंदर नुक्के दे दूंगा, तो सारा के सारे क्लास को जाते जाते लाइक कर जाना और बाद में भी कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट में पढ़ के जो दिल वाला निशान है ना, वो अपना अंगूठे से देने का काम करता हूं मैं। तो सारे जने जो है लाइक कर देना जाते जाते, ठीक है, और कमेंट जरूर बाद में करियो। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।